जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या है, इसको आज बढ़िया से कवर करेंगे, क्योंकि यह समय एक चर्चित सब्जेक्ट भी रहा है। पर्यावरण पर्यावरण इसलिए से बहुत चर्चित है क्योंकि पर्यावरण में जो मानवीय हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, इसको नष्ट करने के लिए जो पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए या फिर उसमें सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, इन सबको समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पर्यावरण आखिर होता क्या है, ये किस तरह से हमारे जीवन चक्र को चलाता है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, इसको आज बहुत ही बढ़िया समझेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पर्यावरण है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। पर्यावरण पहले हमको ये समझना पड़ेगा पर्यावरण का क्या मतलब है। तो पर्यावरण से मतलब है कि परि प्लस में आवरण, जो हमारे चारों तरफ से, जो किसी भी चीज़ को हमारे चारों तरफ से घेरे हुए है, वही एक प्रकार का पर्यावरण है। जैसे हमारे आसपास कोई भी चीज़ें हैं, इसमें देखो परिभाषा में लिखा गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हमें घेरे हुए है, वो एक प्रकार से पर्यावरण का निर्माण करता है। मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, इसके चारों तरफ से जो भी इसको घेरे हुए है बढ़िया से, ये इसका पर्यावरण है। पर्यावरण कई प्रकार के हो सकते हैं। मानव किस जगह रहता है या उसका समूह कौन सा है, उस समूह को भी उसका पर्यावरण के रूप में कहा जा सकता है। इसका सिंपल साधारण में अगर बोला जाए इसको, तो एक प्रकार की संगत है। संगत, जिस संगत में हम लोग रहते हैं वैसे ही बनते हैं, तो उस संगत से ही पर्यावरण का मतलब है कि संगत जैसी वैसी हम लोग बनने हैं, इसलिए हमारा पर्यावरण जैसा है वैसे ही हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समझेंगे कि पर्यावरण का मतलब क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हमारे और चारों ओर से किसी भी चीज़ का एक प्रकार का समूह बनाते हैं, वह सब मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करता है। लेकिन पर्यावरण सिर्फ इतना ही नहीं होता कि पर्यावरण सिर्फ हो गया इतना। पर्यावरण से मतलब कि इसके कुछ प्रमुख घटक हैं, किस तरह से चारों ओर से हमको घेरते हैं या किस तरह से जीवन का निर्माण होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से 4 घटक पाए जाते हैं। सबसे पहले वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। ये मुख्य रूप से 4 घटक हैं जो कि एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। जो जहाँ पे ये चीज़ चारों मिल जाए, वहाँ पे एक जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। और वहाँ जहाँ पे जीवन है, वहाँ पे अनेक प्रकार के मानव या कोई जीवन बनता है, तो वहाँ पे पर्यावरण का बहुत सारा विनाश भी वहाँ पे किया जाता है। तो समझेंगे कि स्थलमंडल कौन सा क्या है, वायुमंडल क्या है, जलमंडल और जैवमंडल। सबसे पहले समझते हैं स्थलमंडल। स्थल जो कि हमारी एक भूमि है, हमारी जो पृथ्वी है, इसमें लगभग 71% जल है और बाकी 29% जो है उसमें एक भूमि है, जो कि ज़मीन है, जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। उसमें से भी कुछ द्वीप महाद्वीप ऐसे जहाँ पे मानव नहीं निवास कर सकते, बहुत ही ठंडे प्रदेश है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो कुछ ही ऐसी भूमि है जहाँ पे मानव निवास कर सकता है, जहाँ पे ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पे वहीं पे मानव का निर्माण हो सकता है। तो स्थल मंडल में समझेंगे कि स्थल मंडल और ये जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, इन सब में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के एक एक घटक ये बने हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं स्थल मंडल के अंदर। तो सबसे पहले 46% ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन बहुत लोगों के मन में एक विचार आया होगा कि नहीं सर, हमने ये पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है, 78%। अगर बात की जाए कि भूमि पर, अपने पृथ्वी की सतह पे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन है। ये 46% इसकी मात्रा है ऑक्सीजन की। दूसरे नंबर पर 27% जो कि सिलिकॉन, इसके बहुत सारे निर्माण है, ये सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, इसके बहुत सारे इसके कार्य भी हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, मोबाइलों में या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 8% एल्युमिनियम और 6% लोहा, आयरन, जितने भी लोहा निकलते हैं, 6% हमारे पृथ्वी पे या स्थलमंडल में पाए जाते हैं। और 3.6% कैल्शियम, 3.6% कैल्शियम, 3.6% कैल्शियम यहाँ पे स्थलमंडल में पाया जाता है। अगर बात की जाए वायुमंडल की, तो वायुमंडल की कुछ प्रमुख गैसें हैं, जैसे कुछ प्रमुख तत्व हमने इसमें पढ़े, ऐसे तो बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और वायुमंडल में कुछ प्रमुख रूप से गैसें पाई जाती हैं, जैसे 78% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन, और 1% में बहुत सारी अन्य गैसें हैं, जैसे आर्गन, CO2, अन्य ये सब गैसें मिलके वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें हैं उसका निर्माण करती है। एक हमारे आसपास जो वायुमंडल पाया जाता है, जो वातावरण पाया जाता है, इन सब का निर्माण करती है। लेकिन ये कुछ परतों में विभाजित है। हमारा जो वायुमंडल है ये कुछ परतों में विभाजित है कि
कुछ परत हैं जहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ और परत है वहाँ पे कुछ और घटनाएं होती हैं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा इसमें परत कौन कौन सी होती है। तो परत ये आप कुछ बनाए गए हैं, इसको मैं समझाता हूँ कैसे कैसे ये परत विभाजित है। सबसे पहले आता है नीचे क्षोभ मंडल। हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमारा निवास है, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। ये क्षोभ मंडल लगभग भूमध्य रेखा से, जहाँ पे भूमध्य रेखा गुजरती है, वहाँ से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। लेकिन ध्रुवों पे 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर तक का पाया जाता है, लेकिन भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ये क्षोभ मंडल, यहीं पे सारे बादल जितने भी बनते हैं, यहाँ पे बारिश होती है, ये सारी घटना क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। इसके ऊपर है समताप मंडल, जिसका ताप समान हो, वो है समताप मंडल। इसमें इसके नाम से पता चल रहा है कि समताप मंडल है, इसलिए इसका नाम समताप रखा गया है। समताप मंडल जिसका ताप समान हो। हवाई जहाज़ जो हमारे उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल के अंदर ही उड़ाए जाते हैं, इसलिए कोई भी बारिश या कोई बारिश की घटनाएं होती हैं, जितने बादल गरजते हैं, इन सब की कोई भी इस पर इसका कोई असर पड़ता ही नहीं जहाज़ पे। जहाज़ जो है समताप मंडल के अंदर उड़ाए जाते हैं। लेकिन समताप मंडल की बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर पाई जाती है, इसको परत बोल सकते हैं, जो कि ओजोन परत समताप मंडल के अंतर्गत ही पाई जाती है। उसके बाद मध्य मंडल, इसके ऊपर आएगा मध्य मंडल, और उसके ऊपर एक और मंडल आएगा आयन मंडल। ये कुछ ऐसे पट्टियाँ नहीं इस पर बनाई गई हैं कि ये काल्पनिक रूप से इसको एक समझा गया है कि इस रूप से ऐसे ऐसे है कि ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल है, आयन मंडल के ऊपर महामंडल, इसके बाद सब महामंडल में सब कुछ आ जाता है। ये मेन रूप से ही चारों परतें पाई जाती हैं। तो ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के अंदर जो भी छिद्र हो रहा है, जिससे हमारी सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे हमारे धरती तक पहुंचती हैं, जिससे स्किन कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। ये छिद्र क्यों हुआ, किन किन गैसें से ये मतलब छिद्र होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसको आगे समझेंगे। आगे आने वाली वीडियो में इसका एक पूरा इसको वीडियो लाएंगे परत के ऊपर, और पूरा उसमें विस्तार से इसको बताएंगे। तो जिस तरह से हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, जितना हम लोग ऊंचाई लेते जाएंगे, वहाँ पे तापमान घटता जाएगा, ठंड और बढ़ती ही जाएगी। तो तापमान कम होगा, जितना ऊपर हम लोग जाएंगे तापमान कम होगा। तो वायुमंडल से हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि वायुमंडल कुछ प्रमुख गैसें हैं, वायुमंडल कुछ प्रमुख परत पाई जाती हैं, और स्थल मंडल में समझ लिया कि कुछ प्रमुख तत्व हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये सब मानवीय जो जीवन में बहुत ही उपयोगी रूप से इस्तेमाल भी किए जाते हैं। अगर देखते हैं जल मंडल में जो पूरी पृथ्वी है, इसका 71% ही जो पृथ्वी पे पूरा जल है। पृथ्वी जो पूरी जलमग्न है, इसमें 71% जल है, और सिर्फ 29% है जो कि भूमि है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 29% भूमि है। तो जो 71% जल है, उस 71% का 97% आई मीन 97% जो लवणीय जल है, जो कि समुद्रों में है, खारा पानी, वो पीने योग्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे जलीय जीव हैं जिसका वह भौतिक रूप से निवास स्थान है। लेकिन कुछ मीठा जल ही है, तो 3% हमारी धरती पे कुछ 3% ही लगभग मीठा जल पाया जाता है। उसमें से भी 2% जल ग्लेशियर या ग्लेशियर पे पाया जाता है, ध्रुवों के अंदर, जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जो मिलती है वो गलते भी नहीं है, तो वो 2% ग्लेशियर में पाए जाते हैं। सिर्फ 1% जल है जो कि नदी, तालाब, झील, झरनों, इन सब में पाए जाते हैं। ये सब सिर्फ 1% जल है। इसलिए कहा जाता है कि जल को सिर्फ उतना ही उपयोग में लेना चाहिए जितने से तुम्हारी आवश्यकता चल जाए, अन्यथा उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो आगे इसके बाद देखेंगे, हमने देख लिया जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तीनों को हमने समझ लिया कि क्या क्या होते हैं। वायुमंडल में परत कौन कौन सी है, गैसें कौन कौन सी हैं, स्थल मंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, और जल मंडल के अंदर कुल कितना जल है, कौन सा जल पीने योग्य है, कौन सा जल नहीं पीने योग्य। 97% जल है जो पीने योग्य नहीं है, और मीठा पानी 3% है, और जो मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 1% है, जो नदी, तालाब, झील, झरनों के अंदर पाया जाता है। इसके बाद समझते हैं जैव मंडल। जैव मंडल वह मंडल है कि जहाँ पे जीवन की संभावना बनती है, जहाँ पे जीवन हो सकता है, उसको बोलते हैं जैव मंडल। जैव मंडल इन तीनों मंडलों से मिलकर ही बनता है। यहाँ पे लिखा है जल, स्थल, वायु। जहाँ पे यह तीनों आपस में आके मिलते हैं, जिस भी स्थान पे या जिस भी जगह पे तीनों आपस में आके मिल जाएंगे, वहाँ पे जैव मंडल का निर्माण हो जाएगा। और जहाँ पे जैव मंडल आ गया, वहाँ पे एक पर्यावरण बनेगा जो कि वहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब का निर्माण होगा। तो जैव मंडल इन तीनों से मिलकर, इन तीनों का समुच्चय प्रकार का, इन तीनों का समूह ही मिलकर जैव मंडल का निर्माण करता है। तो अभी हमने समझ लिया कि पर्यावरण होता क्या है,
और पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, कौन से कंपोनेंट हैं। पर्यावरण जो हमारे चारों ओर किसी चीज़ को घेरे हुए है वो एक प्रकार का पर्यावरण है। पर्यावरण मानवीय रूप से अगर देखा जाए तो पर्यावरण के बहुत सारे अगर देखा जाए तो इसके अर्थ, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हम किसी समूह में रहते हैं या फिर किसी आसपास हमारे कौन सी जगह है, तो वो सब वहाँ का पर्यावरण है। अगर हम कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, कहीं स्कूल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे दूसरा पर्यावरण है, स्कूल का पर्यावरण है, पढ़ाई का पर्यावरण है। हम कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे काम का पर्यावरण है, सब लोग काम करते हैं तो ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे काम का पर्यावरण। तो इस तरह से पर्यावरण बहुत ही अनेक प्रकार से, अगर हम किसी धर्म में रहते हैं या हमारा कोई धर्म है तो उस धर्म में वो उसका अलग पर्यावरण है, कोई परंपरा मानते हैं उसका अलग पर्यावरण बहुत सारे रूप में पाए जाते हैं। तो ये पर्यावरण के कुछ बेसिक इसकी परिभाषा थी और उसकी कुछ मेन कंपोनेंट्स है। इसके जितने भी घटक हुए, 4 घटक, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। एक मिनट। अब देखेंगे इसका घटक। सबसे पहले आप देख लिए अर्थ, देख लिए इसके अर्थ कौन कौन से हैं। अब समझते हैं इसका घटक कौन कौन से हैं। तो घटक में समझेंगे कि इसके मुख्य रूप से 2 घटक पाए जाते हैं। पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटक पाए जाते हैं, एक जैविक, एक अजैविक। जैविक में पेड़ पौधे जीव जंतु, पेड़ पौधे जीव जंतु, जिस भी समूह में पेड़ पौधे जीव जंतु में सम्मिलित हों उन सबको जैविक कहा जाता है। और अजैविक में वायु, जल, खनिज। जैविक से मतलब है कि जो हमेशा सजीव हों, सजीव मतलब जो जीवित हों। पेड़ पौधे भी क्या हैं, एक प्रकार के सजीव हैं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जीव जंतु, यह सब मिलकर के जैविक का निर्माण करते हैं। और अजैविक वायु, जल, खनिज, ये सब अजैविक रूप से हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, इन सब की एक चेन चलती है। चेन मतलब इन सब की एक श्रृंखला चलती है कि किस तरह से जीवित होते हैं। जहाँ पे वनस्पति होगी वहीं पे ही जीवन की संभावना है। अभी तो हमने देखा कि जैव मंडल जहाँ पे होगा वहाँ पे जीवन की संभावना है, लेकिन जैव मंडल मिला करके वनस्पति बनाती है। वनस्पति बनती है तो वहाँ के उसको कुछ खाने वाले, कुछ शाकाहारी आते हैं, शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी, इसी से तरह हमारी फूड चेन चलती रहती है। इसको आगे समझेंगे, उससे पहले देखते हैं कि पेड़ पौधे जीव जंतु किस समूह को ही जैविक कहा जाता है। और जैविक को किस तरह से ये 2 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, एक प्राणी। वनस्पति वे जैसे कोई मान लीजिए प्लांट है, कोई पेड़ है या कोई पौधा है, तो वह क्या लेता है, वह ज़मीन से कुछ मृदा लेगा, मृदा से मतलब कुछ मृदा से कुछ खनिज लेगा, और वायु से या फिर जितनी भी गैसें हैं ये वायुमंडल अपना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। और प्रकाश से वो ऊर्जा, मतलब उसको ऊर्जा जो मिलती है सूर्य से, इन तीनों को मिलाकर और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो ऑक्सीजन निकालता है। ऑक्सीजन निकालने के बाद वो जब बड़ा होता है तो कुछ वहाँ पे बीज बनते हैं, फिर दूसरे पौधे भी बनते हैं। तो इस तरह से ये उत्पादन का काम करता है, किसी चीज़ को बनाता है, हमारे लिए उत्पादन काम करता है। खुद तो लेता ही है लेकिन हमारे लिए बनाता है जहाँ से जीवन की कल्पना की जा सके। तो वनस्पति ये उत्पादन बनाती है। उत्पादन बनाने के बाद इसका उपभोग कौन करता है, मतलब इसको इस्तेमाल में लेता है या उसका उपभोग कर लेता है, वह प्राणी। ये CO2 ले करके, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ऑक्सीजन को छोड़ती है। और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद प्राणी क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और वनस्पतियों से अपना खाने का भी व्यवस्था कर लेता है। तो वनस्पति क्या हो गई, ये हमारे लिए एक उत्पादक हो गई, इसको प्रथम उत्पादक भी बोल सकते हैं। और प्राणी ये उपभोग है, ये प्रथम उपभोक्ता भी, इसको प्रथम उपभोक्ता तो नहीं बोल सकते लेकिन ये उपभोग करता है क्योंकि ये सर्वाहारी होता है। प्राणी जो है, प्राणी में बहुत सारे प्राणी हैं, अगर कोई जीव जंतु है तो कुछ मांसाहारी होंगे, कुछ शाकाहारी होंगे, लेकिन मनुष्य जो है ये सर्वाहारी है, ये सबसे ऊपर है, सब कुछ खा जाता है, कुछ भी हो मनुष्य सब कुछ खाने की क्षमता रखता है। तो जैविक समझा हमने बायोटिक के बारे में, पेड़ पौधे जीव जंतु प्राणी होते हैं। और अजैविक के रूप में एबायोटिक, वायु, जल, खनिज, ये सब अजैविक के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन 2 घटक जो प्राकृतिक रूप से हैं और मानव निर्मित रूप से हैं। कुछ ऐसे घटक भी हैं जो मान लो हमको मिले हैं प्राकृतिक से, इसको हम बना नहीं सकते। पेड़ है, पेड़ को हम सिर्फ लगा सकते हैं, वो अपनी प्रक्रिया से ही बड़ा होगा। जल है, जल को बना नहीं सकते, जल तो जल है जो प्राकृतिक रूप से हमको मिला है। वायु है, वो भी प्राकृतिक रूप से मिली है। हाँ, वायु को हम लोग कुछ प्रदूषित कर रहे हैं, इसको जहरीला बना रहे हैं, वो मानवीय हस्तक्षेप है। लेकिन इसको हमको जो है स्वस्थ, अगर स्वस्थ हमको जीवन जीना है तो इसको हमको स्वच्छ करना पड़ेगा। और मानव निर्मित सड़क,
भवन, कोई पार्क है या फिर और भी कुछ बनाते हैं, जितने धर्म बनाते हैं हम लोग, परंपराएं बनाते हैं कि इसका ये धर्म उसका वो धर्म है, ये परंपराएं बनाते हैं, सब मानव निर्मित है। ये मानव तो कुछ भी बना सकता है, तो मानव के ऊपर है सब। तो हमने देखा मुख्य रूप से 2 घटक। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, कौन कौन से इसके मुख्य रूप से ये घटक है जिससे मिलकर पर्यावरण बनता है। और इसका दूसरा जो है घटक है ये जैविक और अजैविक। जैविक ये जैविक के अंदर सारे सजीव वस्तु आएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर के जैविक का निर्माण करते हैं। अजैविक में वायु, जल, खनिज, तापमान। जिस तरह से जैविक के अंदर वनस्पति जो है एक उत्पादक का काम करती है या प्रोड्यूस करती है इसको, तो इसका कंज्यूम कौन करता है, प्राणी इसको पूरी तरह से उपभोग कर लेता है इसका। और वायु, जल, खनिज, ताप, ये अजैविक रूप से क्रिया होती है। ये मानव रूप से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ पे कितना अनुकूल तापमान होना चाहिए, वायु, जल, खनिज की उत्पत्ति या उपस्थिति कितनी वहाँ पे है, तो उन सबसे एक मानव जीवन का निर्माण होता है या फिर प्राणी का निर्माण होता है। और घटक में देखेंगे तो प्राकृतिक घटक, पेड़ पौधे, जलवायु, ये प्राकृतिक रूप से हमारे लिए पाए जाते हैं। और मानव निर्मित सड़क, भवन है या और भी जितनी भी मानवीय क्रियाएँ हैं वो सब में मानव निर्मित है। और बाकी आप समझेंगे कि मुख्य रूप से इसके कुछ प्रमुख दिवस भी हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख दिवस है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस से मतलब है कि जहाँ पे नमी है वहाँ पे हमेशा में नमी रहती है, तो उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। तो विश्व आर्द्र भूमि ऐसी कुछ जगहें ली जाती हैं कि जिसको बोला जाएगा कि यहाँ पे आर्द्र भूमि है, इसको मुख्य रूप से यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। तो मुख्य आर्द्र भूमि मुख्य आर्द्र भूमि जो विश्व की आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाई जाती है। इस 2 फरवरी के दिन ही रामसर साइट में जितने भी साइटें आती हैं उसको ही आर्द्र भूमि का नाम दिया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इसको तीनों को याद करना बहुत ही आसान है। 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये जो प्रमुख दिवस हैं ये मुख्य रूप से पर्यावरण से ही जो है कनेक्टेड हैं। ये वैसे दिवस तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्यावरण से जो कनेक्टेड हैं उसको ही सिर्फ इसमें लिया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या नमी दिवस भी बोल सकते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगर बोल जाए 22 मई को तो जैव विविधता दिवस। ये जैव विविधता क्या होती है, इसको आगे आने वाली जितनी वीडियो है ना उसमें समझेंगे कि जैव विविधता क्या होती है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 1972 के अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन ये हुआ था 1971 के अंदर, 1972 के अंदर हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ये 5 जून के दिन ही हुआ था, 5 जून में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके बाद 1973 से मनाने जाने लगा। पहली बार जो मनाया गया था 1973 में मनाया गया था 5 जून में पर्यावरण दिवस। इसके बाद आता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस। अभी यहाँ पे देखा था हमने ओजोन परत जो कि इसमें छिद्र हो रहा है, क्षरण हो रही है, तो इसकी संरक्षण के लिए, इसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था कनाडा के अंदर। तो 16 सितंबर में ओजोन दिवस मनाया जाता है। उस दिन से ओजोन दिवस को मनाया जाता है। ये इसके बारे में आगे बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी कि ये किस तरह से ओजोन में छिद्र हो रहे हैं या ओजोन में छिद्र को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए या सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और किस तरह से हमारी एक फूड चेन या खाद्य श्रृंखला चलती है कि कोई जानवर किस तरह से जीवित है या किसी भी एक जानवर के या एक प्रजाति के ख़त्म होने से किस तरह से हमारी जो फूड चेन है पूरी तरह संकट में आ सकती है। तो इसको आज हम लोग इतना समझा, उन सबको अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक चलते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।